Hello everyone. So today we will learn about staffing process. अब तक हमने पढ़ा staffing क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, फीचर एंड इम्पोर्टेंस क्या है, एंड वी ऑल्सो रेड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और किस तरीके से स्टाफिंग एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का छोटा सा पार्ट है. आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में. इसमें हम देखेंगे जब हम पर्सन को बिजनेस में अपॉइंट करते हैं, रिमेंबर राइट पर्सन एट राइट जॉब. तो जब हम एक राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. वो स्टेप्स जो हैं आज हम रीड करेंगे. एक बात और आपको याद रखनी है कि जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, हमने 5 फंक्शन किए थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो उनमें से जो हर एक फंक्शन का अपना ही प्रोसेस होता है. आज हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग, जो एक मैनेजमेंट का फंक्शन है और अपने आप में ही एक प्रोसेस को फॉलो करता है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. आपको ये पता होना चाहिए आपके बिजनेस में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. इट मीन्स अगर आप पर्सन्स को अपॉइंट करना चाहते हो देन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट, इजंट इट? At the first step of staffing, the need for required number of employees is estimated. At the time of determining the number of persons required, the possibilities regarding internal promotion, retirement, resignation and dismissal etc. are also taken into consideration. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें बताया कि देखो, जब आप चेक कर रहे हो ना कि आपके बिजनेस में कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, तो आप ये ध्यान रख ले कितने पर्सन्स को तो आप प्रमोट करेंगे, कितने रिटायर होने वाले. ऐसा क्यों? देखो, जो रिटायर होंगे वो पोस्ट भी तो खाली होगी ना. रेजिग्नेशन, कितने ऐसे जो रिज़ाइन करके जा रहे हैं और कितने ऐसे जिसे हम निकाल रहे हैं. तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा फॉर एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. To estimate the manpower requirement, it would be beneficial to conduct 2 type of analysis. अब आप 2 तरह के एनालिसिस करने वाले. एक है वर्कलोड एनालिसिस, दूसरी है वर्कफोर्स एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है आपके बिजनेस में कितना वर्कलोड है और उसके लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट. सीधी सी बात है ये जानना कि आपके बिजनेस में जो काम है उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितनी मैन पावर की ज़रूरत होगी, कितना मैन पावर लगेगा. वर्कलोड एनालिसिस इज कंसर्न टू नो द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी टू कंप्लीट द जॉब इन हैंड सक्सेसफुली. यानी कि जो आपके पास जॉब है, जॉब इन हैंड मीन्स जो आपके पास जॉब है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर्स लगेंगे और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे. ऑन द अदर हैंड, वर्कफोर्स एनालिसिस इज कंसर्न टू नो द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल. देखो, इन्होंने नेसेसरी और अवेलेबल को हाईलाइट किया बिकॉज यही डिफरेंस है. वर्कलोड एनालिसिस में तो आप ये जानते हैं कि कितने नेसेसरी है, जबकि वर्कफोर्स एनालिसिस में आप ये चेक करते हैं कितने अवेलेबल है. ऑब्वियसली जितना नेसेसरी है और जितने अवेलेबल है, इनके डिफरेंस से हम ये जान सकते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. ये था स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर आप रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करेंगे. सेकेंड स्टेप क्या होगा? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? ये वर्ड हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? जब से ये स्टार्ट हुआ तब से हम पढ़ रहे रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है. इसमें आप चाहते हो जो पोस्ट आपकी खाली है, जैसे आपने एस्टिमेट कर लिया, अब आप उस पोस्ट को भरना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें. The process of requirement includes the search of various sources of employees. आप जानना चाहेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से आप एम्प्लॉयज़ को ढूंढ सकते हो, एंड encouraging them to send their application to enterprise. और उन्हें encourage करना कि वो अपनी एप्लीकेशन सेंड करे किसे? एंटरप्राइज को. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. इसके बारे में हम एंड में थोड़ा सा और रीड करेंगे. For now, let's move to the third point. Third step of process is selection. Recruitment होने के बाद अब आपकी जो पर्सन से रिक्वायरमेंट थी, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, then you will select the right person or right employee at right job. Under the process of selection, competent applicants are selected
आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ देम, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट होता है तब आपको लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती है, उसमें से आप कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट को सिलेक्ट करते हो. It is important to keep in mind that the ability of the applicant and the nature of work must match. ठीक है, सिलेक्शन जब आप करते हैं आपको ध्यान रखना है कि उस पर्सन के अंदर जो एबिलिटी है, यानी कुछ क्वालिटीज़ होती है जॉब से रिलेटेड, वो क्वालिटीज़ उस पर्सन में होनी चाहिए जो एक जॉब को पूरा करने के लिए हमें चाहिए. फोर्थ स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट का मतलब है जब हम उस पर्सन को जॉब पर अपॉइंट कर देते हैं, यानी कि उसका वर्क स्टार्ट कर देते हैं, उसे जॉब दे देते हैं. एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसे बिजनेस के एनवायरनमेंट से थोड़ा बहुत वाकिफ़ करवाया जाता है. इट मीन्स उसे थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है कि ये जो हमारा बिजनेस है या हमारी कंपनी है किस तरीके से रन की जाती है. प्लेसमेंट मीन्स टू जॉइन द पोस्ट फॉर विच ही और शी हैज़ बीन सिलेक्टेड. एंड अंडर ओरिएंटेशन the employee is given a brief presentation about the company and is introduced to his superior, subordinate and colleagues. Now the fifth step is training and development. In this step जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेन किया जाता है ताकि वो एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली वर्क कर सके, है ना. अगर उन्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पॉलिसीज़ होती है, कुछ तरीके होते हैं वर्क को करने के. सो इट्स बेटर कि अगर उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को उन तरीक़ों से एक्नॉलेज कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, है ना, वो मोटिवेट होगा. At this step of process of staffing, training and development are imparted to the employees so that their efficiency and effectiveness is increased. एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है? एफिशिएंसी तो होता है अपने काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितना एफिशिएंट हो सके, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना. एंड इफेक्टिव मीन्स कंप्लीट करना. देखो, टाइम को सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं, काम को सिर्फ एफिशिएंटली पूरा नहीं करना चाहिए, इफेक्टिव वे से पूरा भी करना चाहिए. सिक्स्थ स्टेप इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स अप्रेज करना, मीन्स जज करना. जो उस एम्प्लॉई ने वर्क की है उसको हम जज करेंगे. किससे जज करेंगे? कुछ हमने उससे एक्सपेक्टेशन की होती है, उसे कुछ स्टैंडर्ड दिए होते हैं, तो उससे हम उसने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की है कंपेयर करेंगे एंड देन हम डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे अबाउट प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग. तो इस प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर दिया जाता है हायर पोस्ट पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी. प्रमोशन is the advancement of an employee to a better job, better in terms of greater responsibility, more prestige or status, greater skill and specially increased rate of pay or salary. तो प्रमोशन का क्या मतलब है? एम्प्लॉय को एक बेटर जॉब देना. बेटर जॉब का मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा प्रेस्टीज. प्रेस्टीज मीन्स उसका सम्मान ज़्यादा, स्टेटस हाई हो जाना, स्किल्स उसकी हाई करना एंड स्पेशली उसकी पे और सैलरी को इंक्रीज करना. दैट इज़ हाउ वी से प्लानिंग करियर प्रमोशन. और करियर प्लानिंग में यही होता है कि हम एम्प्लॉय का करियर प्लान करते हैं कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं किस तरीके से उसे प्रमोट किया जाएगा. नेक्स्ट स्टेप इज़ कंपनसेशन. दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. कंपनसेशन का मतलब होता है एक एम्प्लॉय की सैलरी, वेजेस, बोनसेस, ये सब फिक्स करना. कंपनसेशन मीन्स जो एक एम्प्लॉय ने आपके लिए जॉब की है, अब आप उस सर्विस के बदले में जो आप एम्प्लॉय को पे करते हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल कंपनसेशन. दिस स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फिक्सिंग द कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में, उस अकॉर्डिंग उसको उसकी कंपनसेशन यानी कि फिक्स करना. कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे and rewards given going to employees. Basically it is the price for the job. It may be of two type: direct financial payments, direct and indirect. दो टाइप करेंगे. डायरेक्ट में क्या, हम उसे जब किसी एम्प्लॉय को डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन और बोनस, किसी भी फॉर्म में जब हम डायरेक्टली फाइनेंस पे करें, डायरेक्टली मनी पे करें, दैट इज़ व्हाट वी कॉल डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट. डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट टू टाइप्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज टाइम बेस्ड पेमेंट. टाइम मतलब जितना टाइम वो वर्क करे. अगर वो 8 आवर वर्क करे तो 8 आवर के अकॉर्डिंग जॉब. डेली वेजेस हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, एनुअली हो सकती है. तो ये थे टाइम बेस्ड.
And second type is performance based payment. Under this method, salary or wages are paid on the basis of number of units produced by an employee. यानी कि उसने वर्क कितना परफॉर्म किया है उस अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को वेजेस या सैलरी दी जाती है. तो परफॉर्मेंस बेस्ड और टाइम बेस्ड ये दोनों ही डायरेक्ट पेमेंट के पार्ट थे. सेकेंड पार्ट जो है वो है इनडायरेक्ट पेमेंट. इनडायरेक्ट पेमेंट में क्या होता है, जब हम कुछ फैसिलिटीज़ दे देते हैं, लाइक इंश्योरेंस दे दिया, मेडिकल दे दिया, वेकेशंस दे दी, ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को. कई बार हम ट्रैवलिंग फैसिलिटी दे देते हैं, जैसे कार्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को. तो ये सब इनडायरेक्ट पेमेंट का पार्ट हो जाता है. तो स्टाफिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स थे? 8 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप था रिक्वायरमेंट देखना, मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है. सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? रिक्रूटमेंट, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करना. थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन. जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम प्लेसमेंट करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, यानी कि उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान करवाएंगे हमारी कंपनी से. उसके बाद उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे. आफ्टर दैट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज यानी कि जांचा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा. देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंपनसेशन. एक एम्प्लॉय का कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ही डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो रिक्रूटमेंट जो हमने पढ़ा सेकेंड स्टेप था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स आने वाले डेज में हम सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, बट आज हम रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे. रिक्रूटमेंट जैसे मैं बता ही चुकी हूँ रिक्रूटमेंट क्या है. रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग अवेलेबल पर्सन्स टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस. एफर्ट्स आर मेड in the process to ensure that more and more people submit applications so that selection become easy. रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? जो आपकी वैकेंट पोस्ट है उनको भरने के लिए पर्सन्स को अवेलेबल करवाना, सिलेक्ट नहीं करना, अवेलेबल करवाना. एफर्ट्स ये किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए ताकि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ईजी हो जाए. It is on account of the effort to attract more and more people that the process of recruitment is called a positive process. इसे पॉजिटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं? देखो सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ पर्सन्स को निकालना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है. बट रिक्रूटमेंट में क्या एक पॉजिटिविटी होती है, हम सबको ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं वो एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं. लेट्स रीड वन डेफिनेशन अबाउट इट. As per Flippo, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. मतलब recruitment का एक process है. First of all, recruitment is a process, यानी कि group of activities of searching for prospective employees. Prospective employees, prospective का मतलब है ऐसा person जो हमारा employee हो सकता है, जिसमें हमारा employee दिखे. सर्च करना, प्रोस्पेक्टिंग एम्प्लॉय एंड स्टिम्युलेटिंग मीन्स उन्हें मोटिवेट करना. ठीक है, टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक डेफिनेशन में इसको बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है कि रिक्रूटमेंट क्या है. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं एंड देन उन्हें स्टिम्युलेट करते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोसेस है. अगर एक प्रोसेस है तो मतलब डेफिनेटली उसके कुछ स्टेप्स तो होंगे ही. तो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट इज रिक्वेजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि आपको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है. आफ्टर दैट आप वो नोटिस पर्सोनल डिपार्टमेंट में लेकर जाएंगे. पर्सोनल डिपार्टमेंट मीन्स ऐसा डिपार्टमेंट जो पर्सोनल एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी थिंग्स को डील करता है. रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिन विद द रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी जब एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट हो. आफ्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में है, द डिपार्टमेंटल मैनेजर ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ पर्सोनल मैनेजर. जो भी डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, लाइक परचेज डिपार्टमेंट में चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट में चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में चाहिए, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको एम्प्लॉय चाहिए आप वो पर्सोनल मैनेजर को जाकर बता देंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब देखो जिस तरह का आपको वर्कर चाहिए ना उस अकॉर्डिंग आपको सोर्सेज देखने पड़ेंगे. सीईओ के लिए आप ऑब्वियसली ऐसे ही बाहर नहीं ढूंढेंगे, आप अपनी कंपनी से ही चाहेंगे कि प्रमोशन किया जाए किसी का. एंड अगर आपको कुछ लो लेवल के चाहिए तो आपको पता है कि उसके लिए ऑनलाइन ही ऑफलाइन ज़्यादा रहेगा बेटर. तो इस अकॉर्डिंग
हर एक जो सोर्सेज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का एम्प्लॉई आपको चाहिए. On receipt of requisition letter from all the department, the personnel manager, by virtue of his knowledge and experience, decide about the sources from where to make available the personnel possessing different qualification. तो जब सारे डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मिल जाती है तो पर्सोनल मैनेजर क्या करता है, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज़ करता है और डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से सोर्सेज से मुझे पर्सोनली जो ये क्वालिटी है, ये क्वालिफिकेशन जिसके अंदर हो वो अवेलेबल हो जाएगी. देन वी मूव टू द थर्ड स्टेप, दैट इज़ इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल. अब जब हमने सोर्सेज फाइंड कर लिए, पर्सोनल मैनेजर ने बेसिकली, क्योंकि हम नहीं, पर्सोनल मैनेजर करेगा वो काम, उसने जब सोर्सेज फाइंड कर लिए तो अब वो करेगा इंटरेस्टेड पार्टीज़, इंटरेस्टेड पीपल यानी जो चाहते हैं कि जॉब करना, उनको इन्विटेशन देगा. इन्विटेशन कैसे देते हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन बना देगा जिसमें डिटेल लिखेगा कितनी वैकेंसीज़ हैं, जॉब किस तरह की चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, सैलरी की डिटेल दे दी जाती है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस कुछ बता दी जाती है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की एक छोटी सी डिटेल दे दी जाती है. तो ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर दिया जाता है एंड जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती है वहाँ तक ये पहुँचा दी जाती है. आफ्टर दैट प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट. या डिजर्विंग एप्लीकेंट का मतलब है, देखो ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ रिक्वायरमेंट थी ऑलरेडी कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ कंडीशंस थी, ठीक है. तो जब इन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ऐसी एप्लीकेशन को एक तरफ कर दिया जाता है, और जो ये रिक्वायरमेंट जो बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, ऐसी एप्लीकेशन को अलग रख दिया जाता है. तो जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे. एक बार वो लिस्ट सिलेक्ट हो गई, अब वो जो लिस्ट है नेक्स्ट प्रोसेस में चली जाएगी. तो फिलहाल के लिए आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है. दैट्स इट फॉर टुडे. यू हैव टू रीड एंड लर्न दिस कंसेप्ट बाय योरसेल्फ. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.